हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में अधिक समय नहीं बचा है और आपको पता है कि पिछली बार का जो एग्ज़ाम था काफ़ी हार्ड लेवल का था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी अब ज़ोरों शोरों से शुरू कर देनी है। अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए। जितने अधिक प्रैक्टिस सेट आप करेंगे उतनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर हम लेकर आए हैं मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम सोल्व करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, ईबीएस और साथ ही करेंगे हम साइंस और पेडागोजी के क्वेश्चंस भी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट क्वालिफाई करना है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। सबसे पहले हम कर रहे हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है, कौन सी आयु से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये किस उम्र से विकसित होना शुरू हो जाता है? सबसे पहले जान लेते हैं स्वर्णिम होता क्या है। यहाँ पर सबसे छोटी इकाई जो होती है भाषा की, उसको स्वर्णिम बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम, लिख रही हूँ मैं यहाँ पर काम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो ये आ का साउंड बीच में आ रहा है, राम काम, तो ये जो साउंड आ रहे हैं ये क्या है? ये ही सबसे छोटी इकाई कहलाती है। यहाँ पर एक वर्ड लिख रहे हैं हम ताली, फिर लिख रहे हैं हम यहाँ पर थाली। तो इन दोनों में जो डिफरेंस दिखा रहा है, जैसे इसमें ता है, इसमें था है, तो ये जो डिफरेंस दिखा रहा है, ये जो परिवर्तन दिखा रहा है और इसका ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? यही कहलाता है स्वर्णिम विज्ञान परिवर्तन या विज्ञान जागरूकता। तो यहाँ पर स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता क्या होती है? जो परिवर्तन होता है इसको बोला जाता है। अब देख लेंगे ये किस एज में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। 4 से 5 वर्ष की आयु में इस सब का ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया को बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है जो। तो कौन सी प्रक्रियाओं में ये मदद करता है? यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। निर्देशित पठन का मतलब क्या होता है? ये होता है गाइडेड रीडिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं डिकोड क्या होता है। डिकोड चारों ऑप्शंस में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसका ही मतलब जान लेंगे। डिकोड का मतलब होता है, जैसे बच्चा कोई शब्द पढ़ता है और वो उसको कठिन लगता है तो उसको क्या करता है? गूगल सर्च करता है, किताबों से देखता है, इधर उधर से उसको जानना चाहता है। यहाँ पर टीचर क्या करता है? बच्चे की हेल्प करता है उस शब्द का अर्थ बताने में, उसको समझाने में, अर्थात उस शब्द की कठिनाई को डिकोड कर देता है, उसको तोड़कर बच्चे को समझा देता है और साथ ही क्या करता है? अर्थ का निर्माण भी करता है। और जो शब्द दिए होते हैं टीचर क्या करता है? हेल्प करता है उनका अर्थ निर्माण करने में भी, उन्हें गाइड करता है कि इससे ये चीज़ें बन जाती हैं। या उनकी जो शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी की ही पेडागोजी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ? अर्थ निर्माण करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये निर्देशित पठन के अंतर्गत होती हैं। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 1 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में दिया है, भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन क्या है? तो उसका चयन करना है। विषम का मतलब हो जाता है यहाँ पर निगेटिव, अर्थात नहीं वाला सेंटेंस आपको यहाँ पर मैच करना है। पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाना, और ये भाषा का रूप होता है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए इसको आप कट करेंगे, ये राइट आंसर नहीं होगा। व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सामाजिक लेन देन करने से साधन के रूप में भाषा, तो यहाँ पर संसाधन के रूप में भाषा का प्रयोग होता है, एक साधन का कार्य करती है भाषा, तो ये पॉजिटिव है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में दिया है, प्रमाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा होती है, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा होती है, तो यहाँ पर व्याकरण और शब्दावली के बीच संबंध की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, संबंध स्थापित करने की बात यहाँ नहीं होती है, तो ये निगेटिव पॉइंट है इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव ही ढूंढना था। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है, भाषा अधिगम में जो मौन अवधि होती है उसको चुनौतीपूर्ण अर्थात महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण कैसे होती है? ये महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि बच्चा जो है इसमें तल्लीनता के साथ अपनी स्टडी को करता है, अपने कार्य को करता है, तो यह कथन जो है यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण अवधि होती है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? तो शब्द रचना की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले जान लेंगे शब्द क्या होता है। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, यहाँ पर बात होती है किसकी? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका शब्द।
अब यहाँ पर जान लेंगे कि शब्द रचना कैसे होती है। तो शब्द रचना करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम शब्दों का गठन करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। मान लीजिए हमें कमल लिखना है तो सबसे पहले हमने का ले लिया है, फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर माँ ले रहे हैं और ला ले रहे हैं। हमें पता लग गया है इसमें कमल में का, माँ और ला आता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट में हो जाएगा शब्दों का निर्माण और गठन, ये हो जाता है। सेकंड में क्या हो जाता है, सेकंड में हो जाता है हमारा उद्गृत करना, होता है वर्गीकरण करना। अर्थात हमने पता लग गया है कि इसमें का है, माँ है और ला है, तो 3 शब्द इसमें लिए जा रहे हैं, तो ये हमें वर्गीकरण का पता लग गया। उसके बाद होता है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ना। तो इसका मतलब हो जाता है नंबर 3 पर आ जाएगा, ये नंबर 2 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। अब हमने इनको जोड़कर लिख दिया है। 4th स्टेप होता है मिलाना और मिश्रण। हमने इन सबको जोड़कर लिखा कमल, तो यहाँ पर हमने कमल लिख दिया है। इन सबको मिलाकर जो हमने मिश्रण करके एक नया शब्द बना लिया है। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। A, B, C, D जो है ये सारे पॉइंट जो हैं करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दे दी है। उसका कोई अंत नहीं है, उन्हें एक छोटी सी कथा दे दी है। उसके बाद उसने क्या किया कि कल्पना करिए, चर्चा करिए और अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिख दीजिए। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका जो है उनके किस कौशल का विकास कर रही है। तो शिक्षिका जो है कौन से कौशल का विकास यहाँ पर करना चाह रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रचनात्मक लेखन। शिक्षिका ने बच्चों को ग्रुप में बांटा है, 6-6 के समूह में बांट दिया है। बच्चों को जो कथा दी गई है उसका अंत नहीं है, बच्चे उसका अंत क्या करेंगे, सोचेंगे, कल्पना करेंगे और विचार करने के बाद कहानी का अंतिम रूप देंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चे क्रिएटिव हो जाएंगे, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो देखना चाह रही है, उसका विकास यहाँ पर करना चाह रही है। तो यहाँ पर रचनात्मक लेखन बच्चे करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देख लेते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण क्या कहलाता है। तो खोज द्वारा विज्ञान का जो शिक्षण होता है ये क्या कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, फोकस किस पर है, लर्निंग की प्रोसेस पर है। अगर आप लर्निंग की प्रोसेस पर ध्यान देंगे, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे और सीखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण जो है इस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, कक्षा 7 के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से क्या कहा कि जो आपकी कक्षा में आपके 10 सहपाठी बैठे हैं उनका क्या करना है, शरीर का टेम्परेचर मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता मापी जा सकती है। तो कौन सी प्रक्रिया में निपुणता आएगी इससे ये पता करना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो है प्रयोग करना हो जाएगा। यहाँ पर टीचर जो है एक्सपेरिमेंटिंग कर रहा है, केवल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो देख रहा है कि बच्चों का जो टेम्परेचर है वो क्या क्या आने वाला है और बच्चा उसको किस तरह से करता है और कैसे उनको मेजर कर रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। वह बच्चे को केवल थर्मामीटर का प्रयोग करना सिखा रहा है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलों का युग्म है। तो खरीफ की जो फसल होती है इनमें क्या चाहिए होता है, इनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और इसमें कौन सी फसल आ जाएगी, इसमें आ जाएगी पेडी जिसको धान बोला जाता है और मेजे जिसको मक्का बोला जाता है। तो धान और मक्का जो है ये यहाँ पर खरीफ की फसल है जो जून से जुलाई के महीने में लगाई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर के महीने में इनको काट लिया जाता है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है अभिकरण। यहाँ जो एक अभिकथन दिया हुआ है या अभिकरण जो दिया हुआ है ये क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी द्वारा अनुभव किए जाने वाले तापमान में वृद्धि है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो यही जान लेंगे। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, इसमें गैसें होती हैं CO2 होती है, CH4 होती है, N2O भी होती है और साथ ही क्या होती है H2O भी होती है। कई सारी गैसेज इसमें होती हैं, गैसों का मिश्रण होता है। सन से हमें लाइट मिलती है, जो प्रकाश मिलता है उससे जो मिलने वाली ऊष्मा है उसको ये हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं और पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, जिससे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए एक टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है जिससे मनुष्य जो है उसमें जीवित रह सके, सांस ले सके। अगर इन गैसों की अधिकता हो जाएगी तो पृथ्वी अधिक गर्म हो जाएगी और जीवन जो है असंभव हो जाएगा। इसी तरह से क्या होता है कि जब दिन में सूरज पृथ्वी को गर्म करता है तो ये गैसें ऑब्जर्व करके तापमान बढ़ा देती हैं और रात में भी उसको कंट्रोल रखती हैं क्योंकि ऑब्जर्व कर लेती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो ऐसा होगा कि दिन में पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती हैं। कारण दिया हुआ है यहाँ पर, वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे CO2, जलवाष्प, NO2, मीथेन आदि जो हैं सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। तो ये कारण भी यहाँ पर सही है। मैंने आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, कथन और कारण जो है दोनों सही हैं।
तो यहाँ पर ए आर दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है पेंसिल को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग जो है पेंसिल की टिप बनाने में किया जाता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है शोध बताते हैं कि बच्चे जो हैं औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। निम्नलिखित में से क्या इन विचारों के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको ये नहीं वाली चीज़ जो है ध्यान रखनी है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सही नहीं है। मान लीजिए आप विज्ञान की कक्षा में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको टीचर ने बताया कि जो एक स्टिक होती है और एक जो लोहे की कील होती है उनमें से कौन सी चीज़ डूब जाएगी। तो वो बता रही है कि यहाँ पर कील डूब जाती है, पर बच्चा जो है इस कॉन्सेप्ट को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वह जानता है कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो भारी है और कील जो है वो हल्की है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये विचार पहले से ही है, तो वो कहेगा कि जो भारी चीज़ है वो डूबेगी, लकड़ी डूब जाएगी। तो वो टीचर की जो बात है उसको ईजिली नहीं समझेगा जब तक कि टीचर उसको घनत्व वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाएगा और उसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाएगा, तब तक बच्चा जो है अपने विचार नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आसानी से बदले जा सकते हैं, ये गलत कथन दिया है, ये आसानी से नहीं बदले जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, हमें नहीं वाला मैच करते देखना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एक अभिकथन, तापमापी में पारे का जो उपयोग होता है, कारण दिया है पारा उष्मा का सुचालक होता है और दूसरा कारण दिया है गर्म किए जाने पर पारा जो है एक समान रूप से प्रसार होता है। पारे का जो थर्मामीटर वाला सिद्धांत है तो ये इस पर आधारित है कि तरल पदार्थ जो है गर्म होने पर फैलता है, पारा गर्म होकर फैल जाता है और क्या होता है, नंबरों पर ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वह ठंडा होता है तो तापमान कम होने की वजह से वह सिकुड़ता हुआ नजर आता है। तो ये चीज़ जो है पारे में काम करती है, ये यहाँ पर करेक्ट है। पारे का जो तापमान है वो किससे बढ़ता है, जब भी हमें फीवर होता है तो हम थर्मामीटर से अपना तापमान नापते हैं तो क्या करते हैं, जो पारा है वो गर्म होकर बॉडी के टेम्परेचर से गर्म होकर वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कथन सही है और साथ में इसके जो दोनों कारण दिए हैं ये भी सही हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। R1 और R2 दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अब कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दिया है ऑल चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड बाई एक्टिविटीज़ दैट आर। कौन सी एक्टिविटीज़ से बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ से बच्चे जो है मोटिवेटेड होते हैं जो मीनिंगफुल होती हैं उनके लिए, मीनिंगफुल ऑफ देम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में आएगा, तब आप इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर ये आपको बताया जा रहा है कि जनवरी सीटेट 2022 में आया है तब ये आपके लिए मीनिंगफुल है तो आप इसको पढ़ना चाहेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा मीनिंगफुल ऑफ देम। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इन अ क्लासरूम ए टीचर जो है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को टेक्स्ट, आस्क देम to make predictions on the basis of pictures, headings and cues of texts. Then she instruct them to raise questions if and after that clarifies those questions. In the end of the teacher allows them to summarize whatever they have understood, hence the teacher is applying। तो टीचर यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, टीचर उनको एक पैराग्राफ समझा रहा है, कुछ पिक्चर्स दे रहा है, उनके बेस कुछ स्टोरी करने के लिए कह रहा है, कुछ समरी करने के लिए कह रहा है। तो टीचर यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर टीचर अप्लाई कर रहा है इंटेंसिव टीचिंग, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है गहन अध्ययन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गहन अध्ययन कहलाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया शुड नॉट बी आइडेंटिफाई अर्ली। जिन बच्चों को क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, वो जल्दी पहचान में नहीं आते हैं, ये बात गलत है, वो शीघ्र ही पहचान में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव देखना था। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 20 में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल स्टेप इन अ स्पीक लेसन फॉर एडवांस लर्नर। तो यहाँ पर कौन सा टिपिकल स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डूइंग ए रोल प्ले, तो ये भी रहेगा, स्पीकिंग लेसन में बात की जा रही है। तो सेकंड में दिया है राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर रोल प्ले। राइटिंग का कोई रोल नहीं होता है अगर स्पीकिंग की क्लास हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर नेगेटिव है, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है ए सेकेंड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू द फर्स्ट लैंग्वेज जो मदर टंग होती है बिकॉज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना इंडिया में बहुत टिपिकल है, वो क्यों है,
यहाँ पर मोस्टली लोग क्या रीज़न देते हैं कि द लैंग्वेज इज़ नॉट स्पोकन इन अवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर यही बोला जाता है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तभी वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है द एम्फेसाइज ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन। तो इसका क्या एम्फेसाइज होता है ग्रामर कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर मेमोराइज नहीं होगा, ट्रांसलेटिंग नहीं होगा, ओवर जनरलाइज नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरलाइजिंग हो जाएगा द रूल ऑफ लैंग्वेज का। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है बच्चों के लिए ग्रेड 3 एक महत्वपूर्ण अधिगम चरण है क्योंकि यह करता है अंतरण को सूचित। तो ये किसको सूचित करता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना सीखने से सीखने के लिए पढ़ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हिंदी इंग्लिश जो भी हमारी चीज़ें हैं सीखने की, पहले हम उसको सीखते हैं और फिर हम आगे क्या करते हैं, जब हमें पढ़ना आ जाता है तो उसके बाद हम सीखने के लिए, हम कुछ और नया सीखने के लिए उसको पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ना सीखने के लिए पढ़ते हैं और फिर सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। तो एनसीएफ 2005 क्या बात यहाँ पर नहीं करता है, ध्यान रखना है। करके सीखने की बात करता है, विषय संबंधी उपागम की बात करता है, विद्यार्थियों के अनुभव को संदर्भ से जोड़ने की भी बात करता है, तकनीकी शब्दावली को जानना ये बात यहाँ पर एनसीएफ 2005 नहीं करता है। और नहीं वाला पॉइंट ही यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि हमें निगेटिव मैच करता आंसर देखना था। इन ऑप्शन को कट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमें निगेटिव ढूंढना था। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है बीज। बीज क्या है, बीज सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकते हैं। जब आप बीज को मिट्टी में दबाते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसमें से पौधे का अंकुरण होता है, एक पौधा बन जाता है। तो बीज जो है सजीव माने गए हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है राजीव अपने घर में कंपोस्ट वनस्पतिक खाद जो है बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। तो यहाँ पर उसको कौन से पदार्थ डालने चाहिए। यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सब्जियों के छिलके वह डाल सकता है, छनी हुई चाय की पत्ती यहाँ पर डाल सकता है और कागज़ को भी डाल सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं क्या हो जाएंगी, वनस्पतिक खाद में परिवर्तित हो जाएंगी, वनस्पतिक कंपोस्ट यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है, वहाँ से सेम ले लिया गया है, ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पर रहते हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है केंचुआ जो है किसानों का सबसे अच्छा मित्र है। तो ये बात यहाँ पर सही है, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ खरपतवार को नष्ट करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केंचुआ जो है खरपतवार को नष्ट नहीं करता बल्कि मिट्टी को पोली करता है, उसे बुरबुरी बनाता है। तो कथन सही है पर जो कारण दिया है वो गलत है। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है ये सही हो जाएगा। ए सही लेकिन आर जो है ये गलत है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है एक अभिकथन। झूम खेती की बात हो रही है। तो झूम खेती जो है इसमें क्या करते हैं, खरपतवार को उखाड़ने के स्थान पर काट कर जला देते हैं और राख जो होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाए। इसमें किसी भी तरह की खाद का प्रयोग नहीं होता, जो राख होती है उसको ही खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। तो नंबर 30 में दिया है भारत के गाँव में क्या है, घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी बनाई गई हैं, मिट्टी से पुती हुई हैं, छतें जो हैं कटीलीदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में होते हैं। तो जहां पर मिट्टी के कच्चे घर, मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, तो इस तरह के घर बनाए जाते हैं मरुस्थल में, क्योंकि मिट्टी वाले जो घर होते हैं ठंडे रहते हैं और मरुस्थल में काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो ये राजस्थान के घरों की बात हो रही है। अगर आपने घरों के प्रकार के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने अलग अलग राज्यों में कौन से किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं ये कराया है, तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप को समझ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, ये इधर है और इधर कौन कौन से राज्य हैं, इधर ओडिशा है, तमिलनाडु है और यहाँ पर कहीं आंध्र प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इसी तरह की क्लासेस के लिए साथ में बने रहिएगा। अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़िएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।